नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन को लेकर के पहली बार 15 सांसद भारत सरकार के सामने सवाल करने के लिए खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। वित्त मंत्रालय के सामने बड़े सवाल खड़े किए हैं 15 सांसदों ने इकट्ठा मिलकर के। इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में पहली बार ऐसा होगा कि आपका हर मुद्दा 8वां पे कमीशन के कमिटी के पास पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका चाहे मुद्दा जो भी हो, चाहे आपका इक्वल एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे आपका 2006 से पहले के रिटायरीज को एमएसपी दिलाने का मुद्दा हो, चाहे आपका फिटमेंट फैक्टर नीचे वाले कर्मचारियों को ज्यादा, ऊपर वालों को कम करने का मुद्दा हो, चाहे आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ा करके 5000 करने का मुद्दा हो दोस्तों, चाहे आपका एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू करने का मुद्दा हो, अब हर मुद्दा पहुंचेगा 8वें पे कमीशन के साथ। ऐसी एक सुविधा आगे शुरू होने जा रही है, जिसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। बेहद अहम जानकारी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय सेना के साथ एक और बैंक का करार हुआ है, जिसमें डीएसपी जैसी सुविधा दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंडेटरी नहीं है कि आपका सैलरी या पेंशन उस अकाउंट में क्रेडिट होना ही है। और साथ ही साथ पेंशनर या कर्मचारी को तो इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, उनकी नॉमिनी को मिलेगा। ऐसा एक करार हुआ है। किस बैंक के साथ हुआ है, कैसा करार हुआ है, जो भारतीय सेना ने ही उसकी जानकारी दी है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। और साथ ही साथ पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा मार्च 2026 में भुगतान को लेकर के पीओआर ने जानकारी दी है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है वीडियोस का नोटिफिकेशन ही आप तक ना पहुंचे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और वीडियोस को हाइप भी जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, सबसे पहली जानकारी, भारतीय सेना ने एक और बैंक के साथ डीएसपी के लिए करार कर लिया है। लाखों का फायदा शामिल है। जी हां, भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है कि डीएसपी जैसी सुविधा के लिए एक और बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट में क्या क्या सुविधाएं लागू करके एग्रीमेंट हुआ है, उसको समझते हैं। चलिए, जो जानकारी सामने आई है उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप जानकारी देख पा रहे हैं, भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन द्वारा ये जानकारी दी गई है। साथ में एक फोटो भी साझा किया गया है। अब एक और बैंक के साथ डीएसपी जैसी करार हो गई है। जी हां दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ अब यह करार हुआ है, जो कि दोस्तों 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। फरवरी 2026 से लेकर के फरवरी 2029 तक के लिए यह एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें डीएसपी जैसी कई अच्छी सुविधाएं लागू की गई हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, अंडर द एग्रीमेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पीएआई कवर ऑफ ₹60 लाख इज अवेलेबल विदाउट मैंडेटरी सैलरी पेंशन क्रेडिट। ये बड़ी बात है। 60 लाख रुपए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा और साथ ही साथ इसमें पेंशन और सैलरी क्रेडिट मैंडेटरी नहीं है, जो बड़ी बात है दोस्तों। इसके साथ ही साथ लिंक्ड इंस्टीड टू मिनिमम मंथली क्रेडिट, यानी कि इसमें मिनिमम मंथली क्रेडिट का भी कोई लिमिट का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे लिखा गया है, हायर बेनिफिट इंक्लूडिंग एन एडिशनल 35 लाख नॉमिनी कवर, यानी कि पेंशनर या कर्मचारी को तो कवर मिलेगा 60 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लेकिन साथ ही साथ एडिशनली जो 35 लाख रुपए का नॉमिनी को भी कवर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ दोस्तों 1 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है। साथ ही 4 लाख हायर एजुकेशन कवर है और 2 लाख रुपीस गर्ल चाइल्ड के मैरिज का भी कवर है। तो अच्छा खासा सुविधा के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ये करार भारतीय सेना द्वारा कर ली गई है, जो आने वाले समय में जो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा जो अकाउंट धारक हैं, खाता धारक हैं, वो इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, जो एक अच्छी पहल है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर के जागने के बाद पीएओआर ने माना कि पीडीसी का भुगतान बचा हुआ है। कहा मार्च 2026 में भुगतान कर देंगे और फरवरी 2026 में ही
कर दिया भुगतान भी। जी हाँ दोस्तों पीडीसी होता है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम वो पैसा होता है जो आपका सर्विस के दौरान पीएओआर से मिलना होता है, नहीं मिला है तो आज जब आप डिस्चार्ज आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्लेम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है आपका CILQ छूटा हुआ हो सकता है आपका लिव इनकेसमेंट का पैसा छूटा हो सकता है आपका फील्ड अलाउंस का पैसा छूटा हो। कहने का मतलब सर्विस के दौरान जो भी चीजें आपको लागू हैं वो आप रिटायरमेंट के बाद क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए उसको पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं। तो ऐसे ही पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम को लेकर के एक फैमिली पेंशनर की ग्रीवेंस के ऊपर कार्रवाई करते हुए पीएओआर ने जो जानकारी दी है वो बेहद अहम है। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों पीएओआर डीएससी कन्नूर द्वारा 9 फरवरी 2026 को ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है। दोस्तों ये फैमिली पेंशनर को पीडीसी का पैसा यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा का बारे में जानकारी देते हुए ये लेटर जारी किया गया है और मार्च 2026 में भुगतान को लेकर जानकारी दी गई है। दोस्तों पेंशनर के बाद जब फैमिली पेंशन शुरू हुआ तो फैमिली पेंशनर के बच्चे जागरूक हो रहे हैं और उन्हीं बच्चों की बदौलत, उनकी जागरूकता की बदौलत अब इन फैमिली पेंशनर को उनका हक मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं अब इस लेटर में पीएओआर ने क्या लिखा है आप देखिए। इट इज इंटीमेटेड दैट यू वेर ग्रांटेड MSCP फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टू द रैंक ऑफ हवलदार वेफ 23 नवंबर 2016। द पार्ट ऑर्डर इन द रिगार्ड वाज वैलिडेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 एंड एरियर अमाउंटिंग टू 43,916 43,916 रुपए were credited to your bank account number so and so in the month of April 2025 itself। यानी कि ये पैसा उनको मिल चुका है। लेकिन आगे देखिए फर्दर आगे क्या है, OPT fixed part 2 order on the MSCP upgradation has also been validated and arrear amounting to 2,182 which is inclusive of the arrears on leave encashment will be credited to the same bank account in the ensuing month of March 2026। यानी कि उनको ये बोला गया है कि अब आपको OPT फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर की वजह से जो फायदा होगा 2,182 रुपए और साथ में जो लिव इनकेसमेंट का फायदा होगा वो आपको मार्च 2026 में भुगतान किया जाएगा। लेकिन बच्चे ने जानकारी दी है कि फरवरी में ही उसका भी भुगतान कर दिया गया लगभग 90,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं पीडीसी जो कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम सर्विस के दौरान जो लागू होता है वो पीएओआर द्वारा अगर नहीं मिला है तो उसको क्लेम करने से आज भी देखिए किस तरीके से बच्चे जागरूक होकर के अपने माता पिता का हक दिला रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर पता है कि आपका कुछ छूटा हुआ है, पीएओआर से मिलना छूटा हुआ है, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। उसी को पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं। अगर आपका छूटा हुआ चीज के बारे में जानकारी हो तो आप ग्रीवेंस डालें, उसका भुगतान आज भी हो सकता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खबर 15 सांसदों ने मिलकर भारत सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर के उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि इकट्ठा 15 सांसदों ने मिलकर के भारत सरकार से 8वें पे कमीशन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और जिन सवालों का वित्त मंत्रालय द्वारा जवाब दिया गया है, ये संसद के अंदर हुआ है, राज्यसभा के अंदर हुआ है, 10 फरवरी 2026 को हुआ है। चलिए जो सवाल जवाब का ब्यौरा है उसको देखते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से यह जानकारी जारी की गई है। 10 फरवरी 2026 को भारत सरकार से कुल मिलाकर 15 सांसदों ने 8वें पे कमीशन को लेकर के सवाल किया। 8वें पे कमीशन को लेकर के किन किन सांसदों ने सवाल किया उनका पूरा नाम आप यहां देख पा रहे हैं। श्री घनश्याम तिवारी, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती संगीता यादव, श्री ब्रिजलाल, श्री शंभू शरण पटेल, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री अमर पाल मौर्य, श्री नरहरि अमीन, श्रीमती माया नारोलिया, श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े, श्री लहर सिंह सिरोया और श्री बाबूराम निषाद। देखिए संसद के अंदर 15 सांसदों द्वारा 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई सवाल की गई, जिसमें भारत सरकार का जवाब आया है। पहले तो देखिए सवाल क्या किया गया था। वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों पेंशन तथा सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है। अगला सवाल है, वेतन आयोग द्वारा वर्तमान भत्तों और पेंशन संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तीसरा है,
वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय सीमा क्या है और उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोड मैप क्या है। और आखिरी सवाल है, क्या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब वित्त मंत्रालय का जवाब देखिए, श्री पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने जवाब दिया है, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु दिनांक 3 नवंबर 2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, जो इसके गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मामलों और जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा। अगला देखिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा। तो दोस्तों, सवाल कई सारे थे 15 सांसदों के, लेकिन जवाब लिमिटेड है सरकार का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। 8वें वेतन आयोग में सब कुछ होगा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। जी हां, 8वें पे कमीशन में बेशक फिटमेंट फैक्टर कितना भी मिले, बेशक फायदा बहुत ज्यादा हो या कम हो, लेकिन चीजें पारदर्शी होंगी। आपका हर मांग 8वां पे कमीशन में पहुंचेगा, यह क्लियर हो चुका है, जो आगे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। चाहे आपका इक्वल एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे इक्वल एमएसपी कितना भी हो, 15,500 हो, 30,000 हो, 7,000 हो, कुछ भी हो, चाहे इक्वल एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे एमएससीपी 2006 से पहले वाले पेंशनर्स को दिलाने का मुद्दा हो, चाहे एफएमए को बढ़ा के 3,000 5,000 करने का मुद्दा हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर का क्रोनोलॉजी को 8वें पे कमीशन के सामने पहुंचाने का मुद्दा हो। कहने का मतलब है 7वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा पे लेवल वालों को ज्यादा दिया गया, नीचे के पे लेवल वालों को कम दिया गया, तो चाहे इसको उल्टा करवाने की मांग हो, चाहे ग्रेड पे को रिज्यूम करने की मांग हो, 7वें पे कमीशन से पहले रैंक वाइज ग्रेड पे मिलता था, चाहे उसको दोबारा से शुरू करवाने का मुद्दा हो, चाहे एडिशनल पेंशन को 65, 70, 75 साल में शुरू कराने का मुद्दा हो, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट टू ऑनरेरी रैंक, हर ऑनरेरी रैंक को चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने का मुद्दा हो, चाहे कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का मुद्दा हो, चाहे डीएडीआर का फॉर्मूला बदलने का मुद्दा हो, चाहे वो फैमिली यूनिट में 5 का जो है आंकड़ा लेने का मुद्दा हो, चाहे डीएडीआर मर्ज करने का मुद्दा हो, चाहे अंतरिम रिलीफ का मुद्दा हो। दोस्तों, हर मुद्दा 8वें पे कमीशन के कमिटी के पास पहुंचना अब तय है। क्यों बोल रहा हूं मैं? इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 8वें पे कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसमें मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। आप जैसे 8वां पे कमीशन का वेबसाइट खोलेंगे ऐसे आपको दिखाई देगा। इसको जब हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे ताकि समझ में आ जाए, हिंदी में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको संदर्भ की शर्तें, केंद्रीय वेतन आयोग का भंडार, 8वीं सीपीसी प्रश्नावली और ज्ञापन प्रस्तुत करना। ये जो ज्ञापन प्रस्तुत करना है दोस्तों, चाहे आप एसोसिएशन के सदस्य हो, चाहे आप इंडिविजुअल पेंशनर हो या कर्मचारी हो, आप अपना ज्ञापन भेज पाएंगे। जी हां, ये बड़ी बात है, बड़ी सुविधा है जो 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में अब दी जाने वाली है। देखिए, अब आप यहां पर देखिए 8 सीपीसी ज्ञापन प्रस्तुति। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 8 सीपीसी की ज्ञापन प्रस्तुति में जो चीजें लिखी गई है बेहद अहम है दोस्तों। चलिए, अब इसमें जो लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है उसको समझते हैं। देखिए, 8वें पे कमीशन में जो ज्ञापन की प्रस्तुति चल रही है, इसमें ये वाला पैराग्राफ तो चलिए ठीक। अब दूसरे पैराग्राफ में मंत्रालय, विभाग, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालतों के अधिकारी, कर्मचारी, नियामक निकायों, संघों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों के सदस्य या पेंशन भोगी जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपना प्रतिनिधित्व या ज्ञापन या सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं एक संरचित प्रारूप नीचे दिए गए लिंक पर। अब ये लिंक शुरू नहीं हुआ है, ये लिंक बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्द ही लिंक साझा किया जाएगा। यानी कि यहां पर एक ऐसा लिंक दिया जाएगा जिस लिंक पर आप इंडिविजुअली हो, चाहे एसोसिएशन का होकर हो, चाहे आप किसी पद पे बैठे हैं उस पद के हिसाब से हो,
आप अपना ज्ञापन, अपना पॉइंट 8वें पे कमीशन को भेज सकते हैं। बड़ी बात है दोस्तों, कहने का मतलब है 8वां पे कमीशन में चाहे फायदा जो मिले, लेकिन आप अपने मुद्दे को पहुंचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जिस मुद्दे को भेजा जाएगा उसके ऊपर जरूर विचार होगा। तो हमारे जितने भी मुद्दे हैं दोस्तों, सभी को अभी एक्टिव होना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी जब सभी तक पहुंचेगी तभी लोग इस मुद्दे को भेज पाएंगे, इस सुविधा का जो है फायदा उठा पाएंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2006 से पहले के रिटायरीज को एमएसपी का फायदा दिलाने का मुद्दा, अगर ये एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूं, ये एक मुद्दा मान लीजिए अगर लाखों पेंशनर द्वारा भेज दिया जाए 8वें पे कमीशन को, तो उसके ऊपर विचार करने में 8वां पे कमीशन भी मजबूर होगा। इसलिए ये जो सुविधा दी गई है, ये कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है। 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में ये लिंक जब जैसे ही खुलेगा, चाहे कभी भी खुले, आप अपना सुझाव, अपना जो भी पॉइंट है वो जरूर भेजें, ताकि जो भी पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगी उसके ऊपर विचार जरूर किया जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये फैसिलिटी यहां रखा गया है, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट का अगर कोई अधिकारी वगैरह है तो वो भी यहां दूसरा लिंक शुरू हो जाएगा, उसमें भेज पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है, 8वें पे कमीशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है कि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में इस तरीके का एक सुविधा रहने वाला है, जिसका हम सभी फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। 8वां पे कमीशन आने वाले समय में कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से काम करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।